हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू करियर प्लैनेट। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन में आज हमारी लास्ट क्लास है ना। हमने बेंजीन के क्या बोलते हैं केमिकल स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया था, बेंजीन की संरचना को डिस्कस कर लिया था, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, बेंजीनॉइड क्या होता है, नॉन एरोमेटिक क्या होता है, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जल्दी बेंजीन बनाने की विधियाँ, बेंजीन के क्या बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण, ऑर्थो पैरा निर्देशीय ग्रुप कौन से है, मेटा निर्देशीय ग्रुप कौन से हैं। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेंजीन बनाने की विधियां। हमें वो मेथड ढूंढने हैं जिनसे हम बेंजीन बना सकते हैं। अब देखो, दो मेथड हमने पहले से पढ़ रखे हैं, अगर आपको याद हो तो बेंजीन बनाने की विधियों में पहला है एथाइन के चक्रीय बहुलीकरण, है ना, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। एथाइन के चक्रीय बहुलीकरण द्वारा आपको एल्काइन लेना है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन कराना है, या तो मैं कह दूं कि 3 अणुओं को जोड़ना है, यानी कुल मिला के आपको क्या करना है, त्रिलिकीकरण। 3 मॉलिक्यूल्स जो है वो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन के अंदर जाएंगे। कैसे? तो देखो, रिएक्शन भी मैंने आपको बता रखी थी। आप एसिटिलीन ले लो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH 1, CH ट्रिपल बॉन्ड CH 2 और CH ट्रिपल बॉन्ड CH 3। आप एसिटिलीन को रेड हॉट आयरन ट्यूब, लाल तप्त नलिका, है ना, आयरन ट्यूब, Fe नलिका लिख देते हो, रेड हॉट आयरन ट्यूब पे हीट करो, 500 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड आप इसको हीट करो। होगा क्या? तो मैंने आपको बताया था, एक एक पाई बॉन्ड को आगे शिफ्ट करो। देखो, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर शिफ्ट हो गया और ये इधर शिफ्ट हो गया। टोटल कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5 और 6। टोटल कार्बन तुम्हें कितने नजर आ रहे हैं? तो हम कहेंगे 6 कार्बन नजर आ रहे, है ना। अब देखो, ये डबल हो जाएगा, ये सिंगल, ये डबल होने वाला है, ये सिंगल, फिर ये डबल होने वाला है और ये सिंगल। तो ले दे के मुझे 6 कार्बन मिलेंगे ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड के साथ, यानी बेंजीन बनेगा एल्काइन, उसमें भी एसिटिलीन के चक्रीय बहुलीकरण या त्रिलिकीकरण या ट्राइमराइजेशन, है ना। त्रिलिकीकरण को बोलते हैं ट्राइमराइजेशन, 3 अणुओं का जुड़ना, ट्राइमराइजेशन। बोलो, पढ़ाई थी ना एल्काइन की रासायनिक अभिक्रियाओं में, यही तो रिएक्शन थी। तो हम कहेंगे ये तो सिंपल रिएक्शन है। बोलो, क्लियर है, कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़ जाओ। तो नेक्स्ट जो है बच्चों, पहली विधि तो हो गई एल्काइन से, नेक्स्ट है डीकार्बोक्सिलेशन। अगर मैं आपको कहूं कि आप ले लो सोडियम बेंजोएट, ध्यान से सुनना मेरी बात, सोडियम क्या Na, बेंजोएट, बेंजोइक एसिड में से H कम करो। अब दिमाग में लाओ, बेंजोइक एसिड क्या है? सोडियम बेंजोएट, ठीक है ना। प्रिजर्वेटिव होता है, ये खाने को प्रिजर्व करने के काम आता है। कहीं भी है ना, तुम देखोगे ना फ्रिज में रखी हुई चीजें, देखो प्रिजर्वेटिव जो लिखे होते हैं उसमें पीछे सोडियम बेंजोएट होता है। तो सोडियम बेंजोएट का डीकार्बोक्सिलेशन, है ना, डी मतलब डिलीट करना, कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2। कुल मिला के तुम इसका डीकार्बोक्सिलेशन करने वाले हो, इसमें से CO2 डिलीट करने वाले हो। अब ये कैसे करने वाले हो तुम? सोडियम बेंजोएट के वी कार्बोक्सिलीकरण द्वारा। तो मैं कहूँगी देखो, सोडियम बेंजोएट ले लो, बेंजीन COONA, बेंजीन पे COONA, इसे बोलते हैं बच्चों सोडियम बेंजोएट। ठीक है भाई, ये हमारा हो गया सोडियम बेंजोएट, ठीक है ना। अब तुम इसमें मिला लो सोडा लाइन। सोडा लाइन क्या हो गया? NaOH और CO। सोडा लाइन NaOH और CaO, गर्म करना है, ठीक है। तुमने बोला है वी कार्बोक्सिलीकरण, वी मतलब डिलीट करना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में से क्या ही उड़ा सकते हैं? तो हम कहेंगे तो बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप हट जाएगा, CO2 उड़ा देगा। तो अगर तुम सोडियम बेंजोएट का वी कार्बोक्सिलीकरण करोगे, ये CO2 उड़ाओगे, तो सोडियम कार्बोनेट आउट, तो फिनाइल और H क्या हो गया? बेंजीन। तो हम कहेंगे हाँ, बहुत बार बच्चों को लगता है कि ये तो ठीक है, ये संयोजकता खाली है ना, यहाँ पे H वापस लगा दो, प्लस सोडियम कार्बोनेट उड़ा दो। क्लियर? तो बेंजोइक अम्ल, बेंजीन पे COOH, H हटाओगे तो बेंजोएट, सोडियम लगा दो तो सोडियम बेंजोएट। क्लियर है? सेकेंड मैथड। थर्ड जो है मैं यहीं लिख रही हूँ,
फिनॉल में से तुम्हें क्या करना है, ऑक्सीजन उड़ानी है, ठीक है। तो आपको बुक में दिया है फिनॉल के अपचयन द्वारा, ठीक है, हेडिंग फिनॉल के अपचयन द्वारा, या मैं कह दूं फिनॉल की क्रिया जिंक चूर्ण से, फिनॉल की क्रिया जिंक पाउडर से, कुछ भी कह सकते हो। तो हम कहेंगे ठीक है, फिनॉल तो समझते हो ना, फिनॉल क्या, तो हम कहेंगे बेंजीन पे OH। ये क्या है, बेंजीन, इस पे OH लगा दो, एरोमेटिक अल्कोहल यानी फिनॉल। अब ये फिनॉल में मैंने कहा जिंक पाउडर डाल दो और गर्म कर दो भाई। फिनॉल में जिंक पाउडर मिला के गर्म कर दो तो बेटा ये जिंक और ये ऑक्सीजन ZnO बाहर, तो फिनाइल में H, बेंजीन कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फिनाइल में H लगा दो, क्या बनेगा, बेंजीन। क्लियर है। तो बेंजीन बनाने की 3 विधियां थी। पहला एसिटिलीन का ट्राइमराइजेशन, दूसरा सोडियम बेंजोएट का डीकार्बोक्सिलेशन, और तीसरा फिनॉल की क्रिया जिंक चूर्ण जिंक पाउडर से या फिनॉल का अपचयन। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हमारे पास आता है बच्चों बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज, बेंजीन के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। वैसे तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, लेकिन उसमें स्पेशली हमारे पास तो बेंजीन है ना, इसलिए तो हम कहेंगे ठीक है भाई, बेंजीन के रासायनिक गुण, बेंजीन के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, ठीक है। अब है क्या इसमें, तो देखो बेंजीन जो है ना बेटा, बेंजीन एक स्टेबल कंपाउंड है। लास्ट टर्म में मैंने आपको बताया था 3 तरह के हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड मिलते हैं, एरोमेटिक, एलिफेटिक, नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब बेंजीन और बेंजीन से रिलेटेड सारे, बेंजीन हो गया, नैफ्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, फिनॉल हो गया, नाइट्रोबेंजीन हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया, टोलुइन हो गया, जाइलिन हो गया, क्रिसॉल हो गया, जिनमें भी बेंजीन रिंग दिखी वो सब बेंजीन। बेंजीन रिंग ना हो फिर भी एरोमेटिक, तो मैंने आपको लास्ट टर्म पे शर्तें बताई थी हकल्स रूल वाली, है ना, चक्रीय होना चाहिए, अनुनाद होना चाहिए, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट होने चाहिए, हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। अगर सारे गुण मिल जाते हैं तो भी एरोमेटिक है। तो हमारे पास ऑर्गेनिक में जितने भी कंपाउंड है, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है, और सबसे खराब है जो हम चाहते नहीं बने, जो सबसे ज़्यादा अस्थायी है, वो नॉन एरोमेटिक है, ठीक है ना। और बीच में तो हम गए सॉरी एंटी एरोमेटिक है, सॉरी एरोमेटिक, और सबसे खराब क्या है, एंटी एरोमेटिक। बीच का जो कंपाउंड है वो नॉन एरोमेटिक है, ठीक है, एरोमेटिक है तो ओके, नहीं तो कम से कम नॉन एरोमेटिक हो, एरोमेटिक नहीं है मतलब एलिफेटिक हो सकता है, एलिसाइक्लिक हो सकता है, ऐसे, ठीक है। और लास्ट में जो बिल्कुल ही खराब कंपाउंड है, जो सबसे ज़्यादा कम स्थायी है ना, हाईली सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं अस्थायी है, लीस्ट स्टेबल है, वो है आपका एंटी एरोमेटिक, ठीक है। अब बेंजीन स्थायी है तो डबल बॉन्ड इसको तंग करेंगे नहीं, लेकिन डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, ऑल्टरनेट है, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है। अब अगर आपके घर में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, 3 डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट घूम रहे तो अटैकिंग स्पीशीज आपकी इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। लेकिन योगात्मक अभिक्रिया नहीं देगा क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल मॉलिक्यूल है, अपना हाइड्रोजन डिस्प्लेस करके और अटैकिंग स्पीशीज को एक्सेप्ट करेगा, मतलब हाइड्रोजन हटा देगा जब इस पर आक्रमणकारी अटैक करता है। तो अगर मैं आपको कहूं कि बेंजीन की मुख्य अभिक्रिया है तो आपको बताना है बेंजीन मुख्यतया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाता है। क्लियर है, बेंजीन मुख्यतया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाता है। भाई ये बेंजीन की मेन रिएक्शंस है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाता है। चलो मान लिया बेंजीन की मेन रिएक्शंस ये है। अब कौन कौन सी है भाई, समझाओ तो सही कि बेंजीन कौन कौन सी अभिक्रियाएं दर्शा रहा है। तो एनसीईआरटी में आपको सबसे पहली जो रिएक्शन दी है बच्चों वो दी है नाइट्रीकरण, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन आपको जो दी है, एक सेकंड मुझे चेक करने दीजिए, हाँ पहली है आपको नाइट्रीकरण, दूसरी आपकी फ्रिडल क्राउड भी है, हैलोजिनेशन भी है, सल्फोनेशन भी है, बहुत सारी है। पहली मैं अभिक्रिया लिखती हूँ बेंजीन की नाइट्रीकरण, ठीक है, नाइट्रीकरण। अब देखो नाइट्रीकरण जब भी करना है
बेंजीन में नाइट्रीकरण जब भी करना है, नाइट्रीकरण का मतलब है नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप, इसको बोलते हैं नाइट्रो समूह। ठीक है, नाइट्रो समूह का जुड़ना। ठीक है, पहली बात मेरी समझ में आ गई। नाइट्रीकरण क्या है? एडिंग ऑफ नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो समूह का जुड़ना। नाइट्रीकरण के लिए हमें आपको हमेशा नाइट्रीफाइंग मिक्सचर, नाइट्रीफाइंग मिक्सचर, नाइट्रीकारी मिश्रण की आवश्यकता पड़ेगी। जब भी आपको कहे कि नाइट्रेशन कराओ तो आपको नाइट्रीफाइंग मिक्सचर, नाइट्रीफाइंग मिक्सचर होता है आपका सांद्र HNO3, क्योंकि मुझे नाइट्रो ग्रुप लाना है, लाऊंगी कहां से? HNO3 से, प्लस सांद्र H2SO4 का मिश्रण। ठीक है भाई, नाइट्रीकरण करना है, नाइट्रो समूह जोड़ना है। कैसे करेंगे? नाइट्रिकारी मिश्रण ले लो। नाइट्रिकारी मिश्रण क्या है? सांद्र HNO3 और H2SO4। ठीक है, अब अभिक्रिया कराओ तो हम कहेंगे हाँ देखो, सबसे पहले हम बेंजीन ले लेते हैं, है ना। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन प्रतिस्थापन है ना, तो प्रतिस्थापन मतलब एक हाइड्रोजन को हटाओ, इलेक्ट्रॉन्स नहीं लाओ। तो जब मैं बेंजीन की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराती हूँ, ठीक है भाई, कंसंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। बेंजीन की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराओ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो हम कहेंगे देखो भाई ये वाटर एलिमिनेट होने वाला है, यहाँ से OH और यहाँ से H, वाटर गया। ये NO2 ग्रुप बेंजीन पे लगा दो, तो बेंजीन पे NO2 लगाते ही ये बनेगा नाइट्रोबेंजीन, है ना, प्लस वाटर। तो आपने बेंजीन पे NO2 ग्रुप लगा दिया तो इसे क्या बोलेंगे? नाइट्रोबेंजीन। क्लियर? बेंजीन के रासायनिक गुण में रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। क्यों है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन? तो हम कहेंगे देखो डबल बॉन्ड बहुत सारे हैं, 3 डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट है, पाईबंद है, पाईबंद कमजोर होता है, जल्दी टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन फ्रीली अवेलेबल है, तो आक्रमण वो करेगा जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि आपके सिस्टम में इलेक्ट्रॉन घूम रहे। प्रतिस्थापन क्योंकि आपका अणु स्थायी है, तो स्थायी अणु हमेशा प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। ठीक है, नाइट्रीकरण, नाइट्रो समूह का जुड़ना कैसे करेंगे? नाइट्रीफाइंग मिक्सचर लेंगे। क्या होता है? सांद्र HNO3 H2SO4 का मिश्रण। अभिक्रिया आपकी NO2 HNO3 से होगी, NO2 आपका प्लस है और OH माइनस है। कोई पूछ ले भाई इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या है? तो NO2 प्लस। इस अभिक्रिया का इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या है? NO2 प्लस, यानी कि नाइट्रोनियम आयन है। ठीक है, अब आपको टेम्परेचर दिया है यहाँ पे 323 से 333 केल्विन। याद रहे तो ठीक है, नहीं तो बच्चों आपको हीट लिखना है, हीट पे काम चल जाएगा, है ना। ये यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई, बेंजीन का नाइट्रीकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाइट्रीकरण समझ में आ गया। अब आपको लगेगा कि नहीं HNO3 H2SO4 लिया तो HNO3 नहीं, क्यों OH दिया? ये तो अम्ल है, इसको तो H देना चाहिए, H2SO4 बीच में क्यों नहीं आया? तो मैकेनिज्म हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। पहले एक बार अभिक्रिया पढ़ लें ताकि आपके एग्जाम्स में रिएक्शंस, तो आपका रिएक्शन वाला पार्ट क्लियर हो जाए, फिर मैकेनिज्म बताऊंगी उसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो अलग से डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर है नाइट्रीकरण। सेकेंड जो आपको दिया है ना बच्चों, वो दिया है हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण, बेंजीन का हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन। अब आपको पता है हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन समूह का जुड़ना, समूह भी हैलोजन तो परमाणु है ना। तो कोई पूछे हैलोजनीकरण क्या, तो हम कहेंगे हैलोजन परमाणु। हैलोजन परमाणु मतलब एक्स एटम, एक्स एटम का जुड़ना, हैलोजन समूह का जुड़ना क्या कहलाता है? हैलोजनीकरण। इसके लिए बच्चों आपको लुईस अम्ल की आवश्यकता होती है ना। आपको क्या चाहिए? तो हम कहेंगे हैलोजिनेशन मतलब लुईस एसिड चाहिए, लुईस अम्ल की आवश्यकता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है, इलेक्ट्रॉन्स ने ही उत्पन्न करना है। पिछली बार मैंने सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए लिया ताकि मुझे नाइट्रोनियम आयन मिले, ठीक है ना। आगे डिस्कस करेंगे कैसे। यहाँ पे मुझे जब भी मैं हैलोजिनेशन करूँ, जब भी मैं फ्रिडल क्राफ्ट कराऊँ, मुझे लुईस एसिड चाहिए। अब लुईस एसिड कौन से? तो वही सबसे अच्छा लुईस एसिड जिसका अष्टक ही पूरा ना हो, तो तुम ले लो
निर्जल AlCl3 ले लो, BF3 ले लो, या तुम D ब्लॉक के एलिमेंट्स ले सकते हो क्योंकि इनमें D ऑर्बिटल खाली होता है, FeCl3 ले लो, ZnCl2 ले लो, ये सब तुम्हारे लुईस अम्ल है। ठीक है, अब मैं कहूँगी नहीं कैसे होगा हैलोजनीकरण अभिक्रिया बताओ, तो देखो आप ले लो बेंजीन, ठीक है, हाइड्रोजन हाईलाइट कर लेती हूँ क्योंकि प्रतिस्थापन है, ये हटेगा और इसकी जगह कुछ आएगा। तो जब मैं बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से कराऊं, किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। जब मैं बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से कराऊं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो ये आउट हो जाएगा, है ना। और क्या आएगा? तो हम कहेंगे क्लोरीन जो है वो बेंजीन पे चिपक जाएगा। तो बेंजीन पे क्लोरीन लगा दिया तो क्लोरोबेंजीन, समझे मेरी बात? क्लोरीन लगा दिया तो बोलोगे क्या? क्लोरोबेंजीन। तो बोला गलती से मैं भूल गया AlCl3, तो फिर अभिक्रिया नहीं होनी है, इसके बिना अभिक्रिया नहीं होनी है क्योंकि यही इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं को उत्पन्न करेगा। ठीक है, अब देखो मान लो एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि भाई आपके पास बेंजीन है और ब्रोमीन है और FeBr3 है, ठीक है ना, आप चाहो तो हीट कर लो। तो आपको देखना है कि अच्छा लुईस अम्ल है तो बेंजीन का प्रतिस्थापन हो, बेंजीन पे जो हाइड्रोजन है उसको हटाना पड़ेगा, है ना। लुईस अम्ल है, आपको यहाँ से Br+ दे देगा, तो आपका आंसर जो है वो हैलोजनीकरण है। बेंजीन पे Br लगा दो और इसे हम बोलने वाले हैं ब्रोमोबेंजीन। Cl लगाया था तो क्लोरोबेंजीन, Br लगा दोगे तो हम कहेंगे ठीक है भाई ब्रोमोबेंजीन। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट थर्ड जो एनसीईआरटी ने आपको दिया है, पहला नाइट्रीकरण दिया था, दूसरा हैलोजनीकरण, थर्ड हमें दिया है बच्चों सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण, ठीक है, सल्फोनेशन मतलब सल्फोनिल ग्रुप लगाना है हमें, है ना। SO3H ग्रुप जो है वो मिलने वाला है हमें। अब SO3H मुझे H2SO4 से नहीं मिलेगा, है ना। पहले तो मुझे यहाँ चाहिए सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल, क्योंकि सल्फोनीकरण मतलब मुझे सिर्फ SO3 चाहिए। सल्फोनीकरण मतलब मुझे सिर्फ SO3 चाहिए, मेरा काम हो जाएगा। तो मैं लेऊंगी फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे हम ओलियम भी बोलते हैं। तो आपको लेना है ओलियम। अब ये ओलियम होता क्या है बच्चों? तो आपका जो ओलियम होता है वो होता है H2S2O7, H2S2O7, या हम कहेंगे H2SO4 और SO3 की फ्यूम से मिला लो तो बेटा वो बन जाएगा H2S2O7। ठीक है, होगा कैसे अभिक्रिया? तो हम कहेंगे आप बेंजीन ले लो। जब आप बेंजीन की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराओगे, अब देखो अभिक्रिया लिखने के लिए मैं ऐसा लिख रही हूँ, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मुझे सल्फ्यूरिक एसिड से SO3H मिला है, सल्फ्यूरिक एसिड से मुझे SO3 मिला है। अगर कोई पूछे कि इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन है, तो आगे मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल यहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है SO3। तो जब मैं बेंजीन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराऊं तो ये वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। H2SO4 वाटर छोड़ देगा, पीछे क्या बचेगा? SO3 बचेगा। और वैसे ही मैंने सधूम लिया है, SO3 मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है ना। तो मेरा यहाँ आंसर हो जाएगा बेंजीन पे SO3H। तो यहाँ बेंजीन पे SO3H, इसे हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। आई बात समझ में? बेंजीन पे SO3H यानी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्लियर है? तो सल्फोनेशन, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा दो, नाइट्रेशन, नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन करा दो, हैलोजिनेशन, हैलोजन से क्रिया करा दो, हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन समूह का जुड़ना, Cl2Br2 किसी से भी रिएक्शन करा दो। थर्ड है ये, फोर्थ आपके पास जो है ना बेटा वो है फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया।
चौथी जो रिएक्शन हमें डिस्कस करनी है वो होती है FCR। FCR को हम बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है भाई, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया, FCR। अब फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया में ना बेटा दो है, एक तो है एल्काइलेशन, एल्किलीकरण, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्किलीकरण। दूसरा है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन कह दो। एसाइलेशन मतलब एसिलीकरण या एसिटाइलेशन कह दो, एसिटिलीकरण। ठीक है ना, दो तरह की फ्रिडल क्राफ्ट आपको देखने को मिलेगी। आपको पूछेगा फ्रिडल क्राफ्ट तो आपको बताना है कौन सी, एल्काइलेशन करनी है कि एसाइलेशन करनी। अब एल्काइलेशन तो सिंपल हो गई, एल्काइलेशन क्या, तो हम कहेंगे एल्काइल ग्रुप, है ना। फ्रिडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, एल्किल समूह का जुड़ना। अगर एल्किल समूह जुड़ता है तो तुम उसको फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बोलो, तकलीफ क्या है। लेकिन एसाइलेशन, एसाइलेशन मतलब RCO ग्रुप, एसाइल ग्रुप क्या होता है RCO। और एसिटाइल मतलब R की जगह CH3 ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप, इसे बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल ग्रुप का जुड़ना फ्रिडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, और RCO एसाइल ग्रुप का जुड़ना एसाइलेशन। ठीक है, अब फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो है ये भी बच्चों लुईस एसिड की प्रेजेंस में होती है। फ्रिडल क्राफ्ट हमेशा लुईस अम्ल की उपस्थिति में होती है। ठीक है, अब लुईस एसिड कौन सा है, तो हम कहेंगे लुईस एसिड आप ले लो ना, AlCl3 ले लो, है ना। निर्जल लेना भाई, पानी नहीं होना चाहिए, दिक्कत आती है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में, तो निर्जल AlCl3 ले लो, या तुम चाहो तो FeCl3 ले लो, है ना, BF3 ले लो, ZnCl2 ले लो। ठीक है, और नहीं होते तो और भी होते हैं, आप ये ले लो, SbCl3 ले लो, है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा ये, SbCl5 ले लो, सब लुईस अम्ल ही तो है, BF3 तो गया, BeCl2 ले लो, ये भी लुईस एसिड है भाई, ये सब लुईस एसिड है। हम जनरली AlCl3 या FeCl3 को प्रेफर करते हैं कि ठीक है फ्रिडल क्राफ्ट करानी है तो AlCl3 ले लो या FeCl3 ले लो, लेकिन इनका मतलब भी लुईस एसिड ही है। क्लियर, तो पहली ये बात मेरी समझ में आ गई, फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया, है ना, दो तरह की फ्रिडल क्राफ्ट हो गई। अब हम सबसे पहले फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहली कौन सी थी भाई, बेंजीन की रासायनिक विधियों में पहली कौन सी थी, तो हम कहेंगे सबसे पहले तो नाइट्रीकरण पढ़ा, दूसरा क्या पढ़ा, हैलोजनीकरण पढ़ा, तीसरा क्या पढ़ा, सल्फोनीकरण, चौथा फ्रिडल क्राफ्ट। फ्रिडल क्राफ्ट में भी फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन को पहले डिस्कस करते हैं, तो हम कहेंगे ठीक है। फोर्थ हम फ्रिडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्किलीकरण को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब क्या है भाई फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या है, क्या समझा फ्रिडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, तो मैं कहूँगी देखो आप बेंजीन ले लो, फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया एरोमेटिक कंपाउंड की ना, बेंजीन ले लो, एल्किल समूह का जोड़ना, तो एल्किल के लिए मेथिल ले लो, मेथिल क्लोराइड ले लो, एल्काइल हैलाइड, है ना, ताकि HCl बाहर तो निकालो, लेकिन मुझे पता है कि बिना लुईस एसिड तो कुछ होना नहीं, तो निर्जल AlCl3 ले लो और हीट कर दो। ठीक है, आउट क्या होगा, तो हम कहेंगे देखो ये HCl आउट हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप को बेंजीन पे कनेक्ट कर दो, तो बेंजीन पे जैसे ही मिथाइल ग्रुप कनेक्ट करा तो ये मिथाइल बेंजीन बन गया। मैथिल बेंजीन को आप क्या पढ़ेंगे, टोलुइन, तो हम कहेंगे बेंजीन में मैथिल जोड़ दिया, क्या बन गया, टोलुइन। ठीक है, फिर मैंने कहा कि अच्छा छोड़ो, बेंजीन मैथिल क्लोराइड की जगह एथिल क्लोराइड लेके चलें, तो एथिल क्लोराइड ले लो बच्चों, C2H5Cl। अभिक्रिया आपको निर्जल AlCl3 से ही करानी है, की प्रेजेंस में करानी, आप FeCl3 ले लो। ठीक है,
करना क्या है, तो हम कहेंगे बस एल्किल समूह का जुड़ना। एल्किल तो एथिल है, यहाँ एल्किल क्या था, मैथिल था, ठीक है ना। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं CH3 प्लस था, है ना, और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं एथिल प्लस है। कैसे बनेगा वो भी डिस्कस करेंगे। तो एथिल समूह बेंजीन पे लगा लो तो एथिल बेंजीन, ठीक है ना। मैथिल बेंजीन का तो नाम था टॉलुइन, इसको एथिल बेंजीन ही बोलते हैं, इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, इसको हम इथाइल बेंजीन ही बोलते हैं। तो मैथिल बेंजीन मतलब टॉलुइन, अदरवाइज हम लिखेंगे एथिल बेंजीन, ठीक है। अब एनसीईआरटी ने आपको देखो एक मैकेनिज्म भी दे रखा है कि अगर हम बेंजीन की क्रिया, यदि बेंजीन की क्रिया 1 क्लोरोप्रोपेन से कराई जाए, ठीक है बच्चों, यदि फ्रिडल क्राफ्टी है, यदि बेंजीन की क्रिया, बेंजीन की क्रिया 1 क्लोरोप्रोपेन से कराए। अब यहाँ है ना थोड़ा बच्चा फंस जाता है, अरे यार ये क्या मुसीबत है, 1 क्लोरोप्रोपेन से कराए यानी कि नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड ही तो हुआ क्या बेटा। 1 क्लोरोप्रोपेन का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड। तो आपको ऐसा लग रहा है ना कि Cl तो चलो आउट हो जाएगा, नॉर्मल प्रोपिल बेंजीन बनना चाहिए, है ना, नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड से कराई जाए। तो आप देखेंगे कि नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड नहीं बनता है ना, आपका जो प्रोडक्ट है बेटा वो बनता है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो उत्पाद आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, उत्पाद आइसोप्रोपाइल क्लोराइड यानी कि क्यूमीन बनता है, आइसोप्रोपिल क्लोराइड यानी कि क्यूमीन बनता है अगर आप बेंजीन की रिएक्शन नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड से कराएं। अब ये क्या मुसीबत है, अगर पहले हम रिएक्शन लिखें तो हम कहेंगे ठीक है ये बेंजीन, आपने कहा कि एल्किल समूह का जुड़ना, तो देखो जब मैंने मैथिल क्लोराइड लिया तो मैथिल बेंजीन बना, जब मैंने एथिल क्लोराइड लिया तो एथिल बेंजीन बना। तो नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड लेता है 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोप, एल्किल समूह है तो प्रोपिल, कॉर्नर वाला नॉर्मल प्रोपिल, तो ये नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड है। और आपने कहा फ्रिडल क्राफ्ट तब तक नहीं होगी जब तक कि लुईस एसिड नहीं लोगे, तो चलो हमने वो भी ले लिया। तो फिर आंसर आइसोप्रोपिल बेंजीन, तो हम कहेंगे हाँ आंसर जो है ना आपका आइसोप्रोपिल बेंजीन मतलब 2 डिग्री वाला कार्बन। एक कार्बन पे 2 मैथिल होते हैं ना बच्चे, तो उसको आइसो पढ़ते हैं। एक कार्बन पे यदि 2 मैथिल समूह होते हैं तो उसको आइसो पढ़ते हैं। तो ये प्रोपिल है जिससे कनेक्ट किया, उस पर 2 मैथिल है तो ये आइसो है, तो आइसोप्रोपिल बेंजीन। अब ये क्या मुसीबत है, ऐसा हुआ ही क्यों, तो हम कहेंगे रुको अब इसके मैकेनिज्म पे यहीं आ जाते हैं। देखो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल हम लेते ही क्यों हैं, क्यों लेते हैं, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल क्या, हम लुईस एसिड क्यों लेते हैं, तो हम लुईस अम्ल का प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रोफाइल उत्पन्न करने के लिए। तो सबसे पहले प्रोपिल क्लोराइड जो है सीधा बेंजीन पे अटैक करेगा ही नहीं, प्रोपिल क्लोराइड जो है वो AlCl3 के संपर्क में आएगा। AlCl3 में Al जो दुखी हो जाएगा, देखो मैं Al हूँ, मेरे तो 3 ही बॉन्ड है, 3 Cl मेरे साथ है, 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, मेरे तो अष्टक पूरा नहीं है। तो इसको दया आ जाएगी, करे यार तेरा अष्टक पूरा नहीं है, तू ऐसा कर मेरा Cl माइनस ले जा, तो तू तो तेरा AlCl4 माइनस बना ले, मैं देख लूँगा अपना। होते ना ऐसे दोस्त होते ना कि मैं कर लूँगा तू तो कर ले, तो इसने तो दे दिया कि चल बे तेरा अष्टक पूरा कर ले, मैं कार्बोधनायन बन जाता हूँ। तो हमने कहा ठीक है यार CH3 CH2 प्लस, ठीक है ना, ये प्रोपिल कार्बोधनायन बन गया, कार्बकेटायन प्रोपिल या नॉर्मल प्रोपिल कह दूँ, नॉर्मल प्रोपिल कार्बोधनायन। अब मैंने तुम्हें एक लाइन सिखाई है रिएक्शन मैकेनिज्म में, कार्बकेटायन लव्स टू रीअरेंज। कार्बकेटायन को अच्छा लगता है कि भाई अगर मैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्थायी होने के लिए अगर रीअरेंज हो जाता हूँ, है ना, पुनर्व्यवस्थित हो जाता हूँ, तो मैं तो हो जाऊंगा, मैं तो किसी की नहीं सुनूंगा। तो मैं कहूँगी हाँ देखो ये तो 1 डिग्री दिख रहा है, ये जो है ना बेटा CH3 CH2 प्लस, जिस कार्बन पे प्लस है, ध्यान से देखेंगे, जिस कार्बन पे प्लस है वो आगे एक से ही कनेक्टेड है, जिस कार्बन पे प्लस है वो आगे एक से कनेक्टेड है, मतलब 1 डिग्री। तो मैं कहूँगी हाँ ये तो 1 डिग्री है,
और 1 डिग्री क्या सोचेगा यार, कुछ करके और मैं शिफ्ट विफ्ट करा के 2 डिग्री तो बनाओ कम से कम। तो हम कहेंगे हाँ देखो, अगर यहाँ से हाइड्रोजन माइनस निकाल दो, ये CH2 है, अगर मैं किसी से हाइड्रोजन माइनस छीन लूँ तो वो खुद प्लस हो जाएगा, अगर तुमसे माइनस ले लिया जाए तो तुम प्लस हो जाओगे। आई बात समझ में? तो हम कहेंगे अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन माइनस निकाल के इसको दे दूँ, इसे बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। समझे मेरी बात? मैंने हाइड्रोजन माइनस निकाल के इसको दे दिया, तो इसको माइनस दिया तो ये प्लस है, पहले से तो न्यूट्रल हो गया, और CH2 का CH3 हो गया, है ना। और बीच वाला कार्बन कहेगा अरे यार एक तो हाइड्रोजन ले गया, ऊपर से माइनस और ले गया, तो अब एक तो हाइड्रोजन की कमी और माइनस की कमी का प्लस। तो हम कहेंगे देखो ये 2 डिग्री कार्ब कैटायन है, और हमने तो पढ़ा है कार्ब कैटायन चाहता है कि भाई कितना ही रीअरेंजमेंट करा दो बट मुझे स्टेबल बना दो। तो 2 डिग्री कार्ब धनायन अधिक स्थायी होता है, और इस अभिक्रिया में यही इलेक्ट्रोफाइल होता है। अगर कोई पूछे इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो यही है। 1 डिग्री कार्ब कैटायन कम स्थायी है, अस्थायी नहीं लिखेंगे, कम स्थायी है। 1 डिग्री कार्ब कैटायन कम स्थायी होता है, अगर हाइड्राइड शिफ्ट होती है तो वो अधिक स्थायी वाले 2 डिग्री कार्ब कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहेगा भाई मेरे को तो आप चेंज कर दो। तो अब यहाँ आक्रमणकारी ये है आइसोप्रोपिल कार्ब धनायन, 2 डिग्री कार्ब धनायन, इसलिए आंसर आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसे हम क्यूमीन बोलते हैं बच्चों। आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्या बोलेंगे, तो आपको नाम देना है क्यूमीन। तो ये सवाल बन सकता है कि अगर आपने 1-क्लोरोप्रोपेन की क्रिया बेंजीन से कराई तो उत्तर आपका आइसोप्रोपिल क्लोराइड है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रिडल क्राफ्ट है, तो हम कहेंगे फ्रिडल क्राफ्ट एल्कीलीकरण तो हमने पढ़ ली, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन तो पढ़ लिया ना। तो अब है फ्रिडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण, फ्रिडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभी समझाया था, एसिटिल समूह का जुड़ना। तो मैंने ले लिया बेंजीन शांतिपूर्ण तरीके से, हाइड्रोजन हाईलाइट कर दिया, मुझे पता है इसको बाहर निकलना है। एसिटिल क्लोराइड ले लो, एसिटिल समूह ये होता है बेटा CH3CO, CH3CO, R लिखोगे तो एसाइल ग्रुप, अदरवाइज एसिटिल ग्रुप। एसिटिल क्लोराइड Cl लगा लो, इसको पढ़ते हैं एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, यदि बेंजीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराई, फ्रिडल क्राफ्ट है तो मुझे लुईस अम्ल चाहिए, गरम करे बिना काम चलेगा नहीं, और तुम्हें पता है आउट किसको होना है, HCl, आउट कौन हो जाएगा, HCl। अब ध्यान से देखो ये बॉन्ड टूटा है बेटा, इस कार्बन का बॉन्ड टूटा है तो इसी को कनेक्ट करना, यहाँ पे यूनिमेथिल से कनेक्ट कर दो। मतलब जो तुम आंसर लिखोगे ना वो बेंजीन तो है, कार्बन ये वाला कनेक्ट करोगे C डबल बॉन्ड होगा, CH3 कोने पे रखोगे, इसको बोलते हैं एसिटोफिनॉल। समझे मेरी बात? इसको पढ़ना है तुम्हें एसिटोफिनॉल। आई बात समझ में? एसिटोफिनॉल, क्लियर? एसिटिल समूह का जुड़ना एसिटाइलेशन। अब मैं तुम्हें कहूँ कि अच्छा तुम ऐसा करो, बेंजीन की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दो। एसिटिक एनहाइड्राइड होता है CH3CO लेफ्ट, CH3CO राइट, और सेंटर में O। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। ये भी एसिटाइल ग्रुप देने के लिए बना है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो यदि तुम बेंजीन की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हो और यहाँ पे भी तुम्हें लुईस एसिड ही चाहिए, यहाँ पे मुझे निर्जल AlCl3 ही चाहिए। ठीक है, तो तुम यहाँ से क्या करो, एसिटिक एसिड को आउट कर दो। देखो CH3COH बाहर कर दो। क्यों? तो अभी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम कहेंगे ठीक है एसिटाइल ग्रुप मिलेगा, इसको बेंजीन से कनेक्ट कर देते हैं। तो देखो ये बेंजीन, कनेक्शन पॉइंट हमेशा C डबल बॉन्ड हो रखना है ना, इसको पढ़ना है एसिटोफिनॉल। क्लियर? एसिटोफिनॉल, फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया
बेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराइए या बेंजीन की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराइए। क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है। तो हम कहेंगे हाँ सिंपल है, फिडल क्राफ्ट करानी है। पहली क्या करानी थी, नाइट्रेशन, दूसरी क्या करानी थी, हेलोजिनेशन, तीसरी सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण, चौथी फ्रिडल क्राफ्ट। फ्रिडल क्राफ्ट में दो थी, एल्कीलीकरण और एसिटिलीकरण। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी ने आपको रिएक्शंस दी हैं। एक आपको दिया है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स ने ही आधिक्य में लिया जाए, अगर इलेक्ट्रॉन्स ने ही क्या करे, एक्सेस में ले ले। ठीक है, मतलब यदि बेंजीन की अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन्स ने ही आधिक्य में लिया जाए, तो भाई मुझे यहाँ प्रतिस्थापन तो दिख नहीं रहा है ना, मुझे लग रहा है कि यहाँ योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो प्रतिस्थापन की बजाय, प्रतिस्थापन नहीं दिखेगा आपको, प्रतिस्थापन के बजाय आपको, प्रतिस्थापन के बजाय योगात्मक अभिक्रिया देखने को मिलेगी। ठीक है, एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया है ना, सब्स्टिट्यूशन के प्लेस पे आपको एडिशन देखने को मिलेगा, योगात्मक अभिक्रिया होती है। अब ये कब से हुआ भाई, तो ये कह रहा है आप ऐसा करो, बेंजीन ले लिया भाई, है ना, बेंजीन ले लो। अब मुझे तो दिख ही रहा है 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड ब्रेक करूं तो 6 सिग्मा बना लो, एक पाई टूटता है 2 सिग्मा, 6 सिग्मा बनाने के लिए मुझे 3 क्लोरीन चाहिए। तो यदि मैं बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के क्या करूं, आधिक्य में कर दूं। ठीक है, बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के आधिक्य में कर लो। ठीक है, एक सेकेंड आने आधिक्य में, एक सेकेंड बच्चों, मैं दूसरी रिएक्शन बता रही थी, ये दूसरी पे पहुंच गया। ठीक है, बेंजीन की अभिक्रिया आप क्या करो, क्लोरीन के आधिक्य में कर लो। ठीक है, और आप ले लो यूवी लाइट। ध्यान रखना, मैंने आपको यूवी लाइट बोला, क्या लेना है, यूवी लाइट। ठीक है, यहाँ पे भी आपने क्लोरीन एक्सेस में ही लिया है ना। अब उसने और भी दिया है कि क्लोरीन जो है आप 3Cl2 की जगह 6Cl2 ले लो, वो बाद में बताऊंगी। तो यदि मैं बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराती हूँ यूवी लाइट के प्रेजेंस में, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, तो मुझे देखने को मिलेगा कि सारे ही पाई बॉन्ड सिग्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना, सारे ही पाई बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गए, सिग्मा में। तो अब देखो मेरे पास तो ये C6H6 है, तो हम कहेंगे हाँ हमारे पास तो ये C6H6 है, और वहाँ देखने को क्या मिला, तो हम कहेंगे देखो यहाँ C6 भी है, H6 भी है और Cl6 भी है। ठीक है ना, पाई तोड़ दिया 2 सिग्मा, पाई तोड़ दिया 2 सिग्मा। क्लियर, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा बच्चों C6H6 और Cl6। ठीक है, यूवी लाइट की प्रेजेंस में, है ना, सारे के सारे पाई बॉन्ड ब्रेक हो गए, सिग्मा बन गए। अब देखो C6H6Cl6, इसे बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्योंकि बेंजीन तो है, C6H6 क्या है, बेंजीन तो है, 6 क्लोरीन है ना, तो मैं कहूँगी हाँ हेक्साक्लोराइड। ठीक है, तो C6H6Cl6 बेंजीन हेक्साक्लोराइड, आप चाहे तो इसको BHC बोलिए, आप चाहे तो इसको 666 बोलिए, आप चाहे तो इसको लिंडेन बोलिए, और एक इसका और नाम है, उसे कहते हैं गैमेक्सीन। मार्केट में ये गैमेक्सीन नाम से बिकता है। ठीक है ना, तो ये इंसेक्टिसाइड होता है, कीटनाशी मान लो, इंसेक्टिसाइड होता है, कीटनाशी होता है, इंसेक्टिसाइड है, स्पेलिंग एक बार देख लेना। ठीक है, तो ये आपका है इंसेक्टिसाइड। हाँ, तो देखो पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में 3 क्लोरीन अणु बेंजीन वलय पर संयोजित होकर बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, जिसे हम गैमेक्सीन कहते हैं, है ना। फॉर्मूला आपको दिया है C6H6Cl6। ठीक है, टेम्परेचर लिखना हो तो आपको एनसीईआरटी ने दिया है 500 केल्विन। ठीक है भाई, टेम्परेचर लिख लेंगे हम 500 केल्विन।
यहाँ पे अगर आपको हीट टेम्परेचर लिखना है तो 500 केल्विन। ठीक है, अब हुआ क्या कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जनरेट हो गई, क्यों नहीं होगा? तो मैं कहूँगी देखो मेरे को तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए AlCl3 चाहिए था, FeCl3 चाहिए था, कहाँ है? तो मैं कहूँगी हाँ यार ये तो नहीं हुआ। तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, इलेक्ट्रॉन्स नहीं आधिक्य में लेने की बजाय मैं यहाँ लिख लेती हूँ पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। ठीक है ना, एनसीईआरटी ने इस रिएक्शन को थोड़ा पीछे डाल दिया, उसको आगे दे दिया, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में। पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा, तो हम कहेंगे योगात्मक तो हुई नहीं, है ना, हमें सॉरी प्रतिस्थापन तो हुई नहीं, क्या मिली, हमें योगात्मक अभिक्रिया मिली। प्रतिस्थापन क्यों नहीं मिली? क्योंकि मैं ये तो एक्सेस में ले लूँ, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए लुईस अम्ल चाहिए। अभी हमने देखा था ना, प्रोपिल क्लोराइड है, तो क्लोराइड तो AlCl3 के पास चला गया, तो प्रोपिल कार्ब धनायन बना। तो मैं कार्ब धनायन बनाऊँ कहाँ से, मेरे पास तो है ही नहीं कुछ। या हेलोजन को भी अगर मैं केटायन में कन्वर्ट करूँ, हेलोजिनियम आयन बनाऊँ, तो मेरे पास क्या नहीं है, लुईस एसिड नहीं है। तो मैं कहूँगी ठीक है ले लूँ तो बात बदल जाएगी, है ना। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं आधिक्य में लूँ और लुईस एसिड भी लूँ, ये एनसीईआरटी ने पहले दी है, यदि इलेक्ट्रॉन्स ने ही आधिक्य में लिया जाए, इलेक्ट्रॉन्स ने ही एक्सेस में ले आधिक्य में लिया जाए, तो लुईस एसिड की प्रेजेंस में ही इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, ध्यान रखना। तो क्या होगा, तो हम कहेंगे तो बेंजीन के सारे हाइड्रोजन परमाणु, अभी तक तो एक H गायब कर रहे थे ना, अब सारी H गायब कर लेना, तो बेंजीन के सभी हाइड्रोजन परमाणु, ऑल हाइड्रोजन एटम, सभी हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाते हैं। बेंजीन के सभी हाइड्रोजन एटम क्या होंगे, तो हम कहेंगे सारे के सारे जो है ना वो रिप्लेस हो जाएंगे। अब ये कैसे हुआ, तो देखो अगर मैंने ले लिया बेंजीन, ठीक, अब हर कार्बन पे हाइड्रोजन है। पिछली बार मैंने यूवी लाइट ली थी बेटा, तो यूवी लाइट में अब थोड़ा सा ना ये मुसीबत है केमिस्ट्री में, आपने पढ़ा था कि यूवी लाइट हो, हीट हो, सनलाइट हो, सब्स्टिट्यूशन होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन बेंजीन में तो वैसे ही प्रतिस्थापन हो रही थी, तो वहाँ योगात्मक हो गई। यहाँ देखो 6 हाइड्रोजन उड़ाने हैं ना, तो 6 Cl तो वैसे ही चाहिए, बाकी जगह खाली हो जाएगी तो और। अब यहाँ तुम ले लो लुईस एसिड, निर्जल AlCl3, ठीक है, तो यहाँ डबल बॉन्ड मत छेड़ना, डबल बॉन्ड यूं के यूं, यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे क्लोरीन से, बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड यूं के यूं है, तो यहाँ इस तरह का स्ट्रक्चर है। पिछले वाले स्ट्रक्चर में सारे डबल बॉन्ड गायब थे, तो बेंजीन तो था, C6 भी था, H6 भी था, Cl6 था, लेकिन इस बार सारे हाइड्रोजन गायब हैं, ये सिर्फ C6 Cl6, पिछला वाला ट्रिपल सिक्स था, ये तुम्हारा डबल 6 बन गया, और इसको नाम दिया है हेक्साक्लोरोबेंजीन। एक एक करके सारे हाइड्रोजन जो है वो प्रतिस्थापित हो जाते हैं, है ना। अब वो लगता है वो बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये हेक्साक्लोरोबेंजीन एक जैसी तो बात हुई, ठीक है। अब क्या बोले, है ना, IUPAC नाम इसका हेक्साक्लोरोबेंजीन है, क्योंकि वाकई में इसमें बेंजीन वलय है, वहाँ उसका नाम IUPAC हेक्साक्लोरोबेंजीन हो नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बेंजीन तो है ही नहीं, वहाँ साइक्लोहेक्सेन है, चेक कर लो, या बेंजीन का है या साइक्लोहेक्सेन है, तो हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन इसका IUPAC नाम बन सकता है। अब बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन में 6 क्लोरीन और दे दिए, तो ठीक है, वो कॉमन नेम तो फिर भी चला सकते हैं, IUPAC थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा इसलिए। तो ये थोड़ी डिफरेंट रिएक्शंस है, ये ध्यान रखेंगे। अब इसी प्रकार अगर मैं बेंजीन का अपचयन कर दूं, है ना बेटा, अलग रिएक्शन है बेंजीन की, अगर मैं बेंजीन का अपचयन कर दूं, ठीक है, बेंजीन में डबल बॉन्ड है 3 ऑल्टरनेट, अब अपचयन करूं तो ऑब्वियसली एक पाई टूटेगा, 2 सिग्मा बनेंगे। तो यदि मैं बेंजीन का अपचयन कर दूं निकल चूर्ण की उपस्थिति में, ठीक है, एक पाई टूटेगा 2 सिग्मा, एक पाई टूटेगा 2 सिग्मा, फिर एक पाई टूटेगा 2 सिग्मा, तो आंसर हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। आपका जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन का
अपचयन कराना है निकल चूर्ण की उपस्थिति में, आपका आंसर हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। यहाँ तक की बात क्लियर है? ठीक है, अब सारी अभिक्रिया क्लियर। बेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराओ, नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराओ, लुईस एसिड में क्लोरोबेंजीन। ब्रोमीन से कराओ FeBr3 की प्रेजेंस में ब्रोमोबेंजीन। सल्फ्यूरिक अम्ल से कराओ तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल से कराओ नाइट्रीफाइंग मिक्सचर था, सांद्र H2SO4 चाहिए था, उसके बिना काम नहीं होगा, अभी बताऊंगी क्यों। फ्रिडल क्राफ्ट कराओ तो हम कहेंगे एल्किलीकरण कराना है तो एल्किल बेंजीन, एसिटिलीकरण कराना है तो एसिटाइल बेंजीन या एसिटोफिनॉल। बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन से यूवी लाइट की प्रेजेंस में कराओ तो BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड 666 गेमेक्सीन, ये बनेगा। ठीक है ना। और बेंजीन की अभिक्रिया लुईस एसिड की प्रेजेंस में कराओ तो हाइड्रोजन निकल जाएंगे, क्लोरीन लग जाएगा, C6Cl6 बनेगा। अपचयन कराओ तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ठीक है, अब आपको दिया है कि भाई बेंजीन ने जितनी भी अभिक्रियाएं आपको दर्शाई हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इनकी मैकेनिज्म समझा दो। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके, मैकेनिज्म समझा देंगे, क्या दिक्कत है। देखो, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगी। पहले तो आपको लग रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल की उत्पत्ति, तो हम कहेंगे हाँ, सबसे पहले जो क्रियाकारक है वही आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही की उत्पत्ति। टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही की उत्पत्ति, टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना, इलेक्ट्रॉन स्नेही की उत्पत्ति। ठीक है, चलो पहला स्टेप समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लेंगे। फिर और जब ये जाके बेंजीन वाले पे अटैक करेगा तो एरीनियम कार्बोधनायन, एरोमेटिक कार्बोधनायन बनेगा ना बच्चे, तो एरीनियम कार्बोधनायन जो कि स्थायी होता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, तो आपका कार्बोधनायन बनेगा, एरीनियम कार्बोधनायन का निर्माण। अब बेंजीन का हाइड्रोजन हटाओगे ना तो H+ बन के निकलता है, तो प्रोटॉन का विलोपन है ना। सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, H+ का विलोपन या प्रतिस्थापन, उसको तो निकलना ही पड़ेगा, तभी तो आपने उसकी जगह पे इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराया। तो हम कहेंगे ठीक है, पहले इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, फिर कार्बोधनायन, और फिर प्रोटॉन जो है वो बाहर निकलेगा। चलो मान लेते हैं। अब देखो कैसे मैकेनिज्म जो है उसको अगर हम एक्सप्लेन करें कि भाई कैसे कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, तो पहला एग्जांपल मैंने ले लिया हैलोजनीकरण। ठीक है ना, तो हैलोजनीकरण में आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन स्नेही की उत्पत्ति, और हैलोजन से कैसे इलेक्ट्रॉन स्नेही की उत्पत्ति, तो हम कहेंगे देखो मैंने क्लोरीन ले लिया, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था बिना लुईस एसिड तो कुछ होना नहीं, तुम AlCl3 ले लो। अब AlCl3 आएगा, ये अपना रोना शुरू हो जाएगा, यार देखो मेरा अष्टक पूरा नहीं है, मैं तो 3 ही बॉन्ड बना रहा हूँ, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन इतना सुनेगा नहीं, कहेगा ठीक है देख मैं माइनस देता हूँ तो खुश रहे, तो तू बन जा AlCl4-, मैं बन जाता हूँ Cl+। अब ये Cl+ इलेक्ट्रोफाइल ही तो है बेटा, Cl+ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना, क्लोरीनियम आयन बोल दो इसको, और तो क्या, Cl+ को क्या बोलने वाले हैं, तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है भाई, इसको हम बोल देते हैं क्लोरीनियम आयन, Cl+, क्लोरीनियम आयन। ठीक है, अगर तुम्हारे पास ब्रोमीन होता और तुम AlBr3 ले लो, FeBr3 ले लो, तो हम कहेंगे ये भी अपना दुखड़ा रोने बैठ जाएगा, क्या मेरे तो D खाली पड़े हैं, है ना, कि बस घर का मकान तो है भाई, किराए के लिए सारे कमरे खाली पड़े हैं, किराएदार ही नहीं आ रहे, तो ये अपना अष्टक वस्तक पूरा ज़्यादा ही लेके बैठा है, फिर भी ये रोने बैठ जाएगा, तो ब्रोमीन सुनेगा ही नहीं, इतना तो मैं सुनता ही नहीं, ले जा चल, तो ये भी कहेगा ले तू बन जा FeBr4-, मैं तो Br+ बन जाता हूँ, ब्रोमीनियम आयन, मैं तो खुद भी इलेक्ट्रोफाइल हूँ। ठीक है, ये भी ठीक लग रहा है। फिर मुझे लगा अच्छा ऐसे तो फिर है ना फ्रिडल क्राफ्ट भी पड़ी थी, तो हम कहेंगे हाँ
एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में भी तो ऐसा कुछ पढ़ा था। कैसे? तो मैं कहूँगी जैसे देखो मैथिल क्लोराइड था, तुमने AlCl3 लिया है ना, तो AlCl3 तो अपना रोना शुरू कर देगा, Cl का इतना तो कौन सुने, ले जा यार चल, AlCl4 माइनस और मैथिल प्लस, ठीक है ना। ये तुम्हारे इलेक्ट्रोफाइल, तुमसे पूछेगा हेलोजनीकरण में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो हेलोनियम आयन है ना। फ्रिडल क्राफ्ट में कौन है, तो हम कहेंगे एल्किलीकरण में मैथिल है, ठीक है। और तो हमने एक फ्रिडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण भी तो पढ़ा था, तो हम कहेंगे हाँ फ्रिडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन है, तो हम कहेंगे आप ले एसिटिल क्लोराइड, CH3 C डबल बॉन्ड OCl, एसिटाइल क्लोराइड ले और आप ले साथ में AlCl3 है ना। फिर ये शुरू हो जाएगा AlCl3 AlCl4 माइनस बना लेते हैं, और तो हम कहेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस एसिटाइल कार्ब धनायन, वो मिथाइल कार्ब केटायन, ये एसिटिल कार्ब धनायन, ठीक है। तो देखो जहां जहां लोइस एसिड है तो लोइस एसिड माइनस को खुद उठा के ले जाता है, प्लस बच जाता है, तो हम कहेंगे हाँ। और प्लस बचते ही क्या, तो हम कहेंगे प्लस बचते ही क्या हो जाएगा, प्लस बचते ही इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ने ही है, ठीक है। अब एक नाइट्रेशन का इलेक्ट्रोफाइल बचा था, उसमें क्या हो जाता है, उसमें कौन सी नई चीज है, तो हम कहेंगे देखो नाइट्रीकरण भी ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नाइट्रीकरण। अब देखो नाइट्रीकरण में मुझे नाइट्रीफाइड मिक्सचर चाहिए था, H2SO4 और HNO3। अब H2SO4 प्रबल अम्ल है, यहाँ पे अम्ल की तरह व्यवहार कौन करेगा, तो मैं कहूँगी H2SO4। ये सबसे पहले प्रोटॉन जनरेट करता है, ये प्रोटॉन जो है ना तुम्हारे नाइट्रिक एसिड के पास पहुँच जाता है, ये NO2 प्लस OH माइनस, ये प्रोटॉन यहाँ पहुँच के इसको वाटर पे कन्वर्ट करता है, ये बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा मतलब, है ना। तो फिर तुम्हारे पास ये बनेगा वाटर और NO2 प्लस, ठीक है। इस अभिक्रिया में देखो H2SO4 अम्ल की भांति कार्य कर रहा है और नाइट्रिक एसिड कैसे क्षार की भांति कार्य कर रहा है, प्रोटॉन ले रहा है ना, ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड एंड बेस, इसने प्रोटॉन छोड़ा, इसने प्रोटॉन लिया, दो अम्ल होते हुए भी जो ज़्यादा ताकतवर था वो प्रोटॉन देगा, लेस वाला कहेगा अब लेना ही पड़ेगा, क्या ही करो, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। बना क्या, NO2 प्लस, इसे पढ़ते हैं बच्चों नाइट्रोनियम आयन। NO2 प्लस को क्या पढ़ते हैं, तो हम कहेंगे ये है नाइट्रोनियम आयन, हमारे लिए तो इलेक्ट्रोफाइल है, तो हम कहेंगे हाँ हमारे लिए तो इलेक्ट्रोफाइल बन गया। तो कुल मिला के आप चाहे लुईस अम्ल की मदद से इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाओ, चाहे इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाओ, सल्फोनेशन में भी देखो तुमने H2SO4 लिया था, सल्फोनीकरण कराया था ना, तो वहां मैंने क्या कहा था H2SO4, तो H2SO4 आपको देता है SO3 प्लस वाटर, हीट कर दें अगर हल्का सा तो SO3 और वाटर। अब SO3 उदासीन इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जितना मल्टीपल डबल बॉन्ड स्पीशीज है ना, दूर से तो ऐसा लग रहा है 6 बॉन्ड है, 12 इलेक्ट्रॉन है, इसको इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो दूर से तो देख के बहुत लोग रईस भी लगते हैं, घर जाके देखते हैं अरे यार आपके पास तो घर ही है, अंदर तो कुछ है ही नहीं। तो सेम चीज़ दूर से आपको लग रहा है, लेकिन ये ऑक्सीजन को तंग कर रहा है, मैं नेगेटिव, ये तंग कर रहा है मैं नेगेटिव, और ये भी तंग कर रहा है मैं नेगेटिव, तो ये बेचारा बस सुसाइड नहीं करता है लेकिन 3 पॉजिटिव लेके बैठा है। तो SO3 एग्जाम में सवाल आ चुका है, सल्फोनीकरण में इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन है, SO3, बच्चे लिख देते SO3H क्योंकि SO3H जुड़ा ना, तो ऐसा नहीं है। उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही का उदाहरण दीजिए, सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3, जब भी मल्टीपल बॉन्डेड हो ना साइड में जैसे CO2, तो इलेक्ट्रोफाइल ही होता है, क्लियर है। अब इन्होंने कहा कि चलो इलेक्ट्रॉन स्नेही की उत्पत्ति हो गई, अब कार्ब धनायन कैसे बनाओगे, तो हम कहेंगे पहला तो था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अब इतने सारे इलेक्ट्रोफाइल बना दी, मैं सबको E+ लिख रही हूँ, तो सेकेंड जो मैकेनिज्म का पार्ट 2 है वो है कार्ब धनायन का निर्माण। तो हम कहेंगे हाँ भाई ये जो आपने इतना इलेक्ट्रोफाइल बनाया है इतना तामझाम करके, वो जाके बेंजीन में अटैक करेगा, है ना। तो बेंजीन बना देती हूँ मैं, जैसे मान लो मैंने ये बेंजीन बना दिया, ठीक है, ये हाइड्रोजन हाईलाइट कर दिया।
अब इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ गया E प्लस, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। अब ये प्लस है तो ये तो कहेगा भाई माइनस होगा, वहीं आक्रमण करूंगा। तो मैंने कहा देखो ये बॉन्ड यहाँ टूट गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव। मैंने 1000 बार सिखाया, जब तीर होता है एरो वाली साइड नेगेटिव, टेल वाली साइड पॉजिटिव। तो जब तीर होता है वो नेगेटिव, बैक साइड पॉजिटिव। और ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ अटैक करना है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स नहीं को तो वहीं अटैक करना है ना जहाँ माइनस है, तो ये यहाँ अटैक कर लेगा। ये नेगेटिव, ये साइड पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव तो उसने अटैक कर लिया, ये पॉजिटिव। तो ये बन गया मेरा कार्ब धनायन। अब बेंजीन का कार्ब धनायन है ना, तो इसको तुम एरीनियम भी लिख सकते हो, है ना। और तुम चाहो तो इसको सिग्मा संकुल भी लिख सकते हो, सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। और थोड़ा ध्यान से देखो तो ये भी स्थायी है ड्यू टू रेजोनेंस। ये जो कार्ब धनायन है ना बेटा, ये अनुनाद के कारण स्थायी है, ठीक है। और कई जगह तुम्हें इसका नाम वीलैंड इंटरमीडिएट भी मिलेगा, है ना। वीलैंड मध्यवर्ती, वीलैंड इंटरमीडिएट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब तो लगेगा ये स्थायी कैसे, तो भाई जहां पे भी डबल बॉन्ड और प्लस क्या होते हैं, ऑल्टरनेट होते हैं, तो वहाँ स्टेबिलिटी तो आ ही जाएगी। देखो ये ऐसा कुछ है। अब अगर मैं कहूँ ये बॉन्ड यहाँ टूट गया, तो भाई ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, किसका दो उसको आगे, है ना। तो मैं कहूँगी देखो ये H है, ये E है, ये बॉन्ड एज इट इज था, है ना। ये बॉन्ड यहाँ टूट गया तो ये नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड, तो ये प्लस हो गया, बिल्कुल। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दो, ये नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड, तो बैक साइड पॉजिटिव। तो हमें यहाँ लग तो रहा है, देखो ये साइड प्लस हो गई, ये H है, ये E है, और ये ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें क्या चलेगा, तो हम कहेंगे भाई इसमें रेजोनेंस चलेगा। अब थर्ड स्टेप, तो थर्ड स्टेप था प्रोटॉन का विलोपन, है ना। थर्ड स्टेप क्या था, प्रोटॉन का विलोपन। आपने स्टेबल कार्ब कैटायन बना दिया, प्रोटॉन का विलोपन। अब भाई ये कैसे, तो थोड़ा और दिमाग लगाओ। मैंने बना दिया ये आपका क्या बोलते हैं कार्ब धनायन था ना, ये है ना। यहाँ मैं H कर देती हूँ, यहाँ E कर देती हूँ, ठीक है। एक सेकंड देखो, पहले वापस बना के बता देती हूँ मैं तुम्हें। मान लो ये बॉन्ड्स इधर थे, ठीक है ना, ये H था, मैंने कहा ये बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा, है ना, और आक्रमण करेगा कौन, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। तुमने कहा था ठीक है, ये बॉन्ड एज इट इज है, ये H है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, आक्रमण कर दिया, ये प्लस है, ठीक है ना। अब ये प्लस है तो देखो यहाँ वापस एरोमेटिसिटी मेंटेन करनी पड़ेगी ना। स्टेबल कैसे, मेरे पास तो एरोमेटिक कंपाउंड था, सबसे स्टेबल था। आपने एक भी कार्बन ऐसा कर दिया, आपने इसका अनुनाद खत्म कर दिया, आपने मध्यवर्ती बनाया, इसके अंदर वापस एरोमेटिसिटी लाओ। तो भाई इसके अंदर मैं एरोमेटिसिटी, एरोमेटिकता किस तरह से लाऊं, किस तरह से लाऊं, एक सेकेंड। हाँ, तो हम कहेंगे देखो ऐसा कर लो, ये आपके दो बॉन्ड तो है ना, ये आपका H है, ये E है, और ये प्लस है। यदि मैं क्या करूं, यदि मैं इसको प्रोटॉन बना के निकाल दूं तो ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा। अगर ये प्रोटॉन निकल जाए तो हम कहेंगे हाँ, अगर ये प्रोटॉन निकल जाएगा तो बॉन्ड यहाँ टूटेगा, तो ये माइनस प्लस क्या हो गया, डबल बॉन्ड। तो बात तो ठीक लग रही है, दो बॉन्ड तो थे ही, है ना, इधर प्लस और इधर माइनस, माइनस प्लस क्या हो गया, डबल बॉन्ड, और ये आ गया, ये हमारा क्या हो गया, उत्पाद। और उत्पाद बना कैसे, तो प्रोटॉन के विलोप से उत्पाद बना। बात तो ठीक लग रही है, ठीक है, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। तो ये थी आपकी बेंजीन के सारे रासायनिक गुण। अब है आपके पास एकल प्रतिस्थापी समूह का बेंजीन वलय पर प्रभाव। अब देखो ये मैं मैकेनिज्म में करा चुकी हूँ, जब जीओसी पढ़ा था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें ये टॉपिक हमने पढ़ा है, मीजोमेरिक प्रभाव बोलते हैं इसको। एकल प्रतिस्थापित समूह, हेडिंग बुक का लिख लेते हैं एक बार, एकल प्रतिस्थापित समूह का निर्देशात्मक प्रभाव, डायरेक्टिव इफेक्ट।
निर्देशात्मक प्रभाव। ठीक है, अब देखो वापस पढ़ते हैं इसको। मेरे पास है प्लस एम, दो तरह के इफेक्ट होते हैं, प्लस एम प्रभाव, और जो भी समूह प्लस एम प्रभाव दर्शाते हैं उन्हें कहते हैं ऑर्थो व पैरा निर्देशी समूह, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास बेंजीन है और इस पे OH ग्रुप जुड़ा है, तो मैं कहूँगी ठीक है भाई ये बेंजीन है, यहाँ OH ग्रुप जुड़ा है, तो बेंजीन पे OH मतलब फिनॉल, बेंजीन पे OH मतलब फिनॉल, और ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, मैंने 2 लोन पेयर बना दी। अब ऑक्सीजन कहेगा भाई देखो मेरे पास तो खूब भगवान के दिए 2 लोन पेयर है, मुझे जरूरत है नहीं कि मैं तुमसे कुछ इलेक्ट्रॉन खींचा खींची करूँ, तो मैं जरूरत है तो बोल दो। तो हम कहेंगे बेंजीन तो अपने अनुनाद में मस्त था, है ना, बेंजीन में तो अनुनाद चलता ही रहता है, बेंजीन के तो सारे डबल बॉन्ड घूमते रहते हैं, तो हम कहेंगे हाँ ये कुछ ऐसा, ये ऐसा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये माइनस। अब जैसे ही माइनस हुआ यहाँ प्लस हुआ, प्लस हुआ तो ये आगे नहीं जाएगा, ये कहेगा भाई मैं मदद कर देता हूँ, फिलहाल मैं जुड़ा हुआ हूँ, मेरे अगर पास में प्लस है तो लोन पेयर तो मैं ही दान करूँगा, तो दे दो, बेंजीन को दोनों कोई परेशानी है, तुम दे दो। तो तुमने एक पेयर दिया तो तुमने डबल बॉन्ड बना दिया और तुम्हारा ऑक्सीजन प्लस हो गया। बात समझ में आई? बेंजीन के तो डबल बॉन्ड घूम ही रहे थे ना, तुम कहीं हाँ अनुनाद पड़ा था, तो ये जैसे ही घुमा ये माइनस ये प्लस, यहाँ जैसे ही कमी हुई ये अपना लोन पेयर इधर शिफ्ट कर देगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब डबल बॉन्ड बन जाएगा तो देखो ऑक्सीजन की संयोजकता 3 हो गई, पेयर जिसको दान करते हैं वो माइनस, लेकिन देने वाला तो प्लस। ठीक है, अब ऐसे तो आगे फिर चलता रहेगा, तो हम कहेंगे हाँ देखो यहाँ माइनस है, आगे बढ़ो, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दो, ये माइनस बैक साइड प्लस, कुछ ऐसा, यहाँ माइनस आ गया, ठीक है ना, बैक साइड प्लस आ गया तो डबल बॉन्ड बन गया, और ये कुछ ऐसे। बात समझ में आई ना? देखो ये बॉन्ड उठ के यहाँ आया तो ये वाली चीज़ माइनस, ये वाली चीज़ प्लस, प्लस माइनस आती है, आपको एक डबल बॉन्ड बनाना है या माइनस जनरेट करना है, ये रहा, ये माइनस बन गया, माइनस मतलब लोन पेयर, और प्लस माइनस आती है वही सी, तो मैं ठीक है भाई ऐसा कर लेते हैं। अब इसके आगे चलो, तो तुम इसके आगे चल लो, उसमें क्या है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दो, ये माइनस बैक साइड प्लस, प्लस माइनस आती है डबल बॉन्ड, तो मैं देखो यहाँ तीर आया, तीर आते ही माइनस, टेल वाली साइड प्लस, और ये कुछ ऐसा। ठीक है, और आगे बढ़े तो बेंजीन का सॉरी ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको शिफ्ट कर देते हैं, एरोमेटिसिटी एक बार तो पूरी आने दो अंदर, तो हम कहेंगे देखो अगर ये लोन पेयर वापस ऑक्सीजन भी शिफ्ट कर दूं तो ये वाला पॉइंट प्लस हो जाएगा ना बेटा, प्लस माइनस डबल बॉन्ड, ये ऐसा हो गया। अब अगर मैं कहूं कि भाई ओवरऑल क्या कहना चाह रहे हो, तो ओवरऑल मैं क्या कहना चाह रही हूं, ध्यान से देखो, ये बेंजीन रिंग है, पूरी रिंग में माइनस घूम रहा है, लेकिन ये स्थिति मैंने बढ़ाया था आपको, 1-2 वाली स्थिति होती है ऑर्थो, आमने सामने वाली स्थिति होती है पैरा, वापस 1-2 वाली क्या होती है ऑर्थो, तो पूरी रिंग में माइनस चार्ज घूम रहा है ऑर्थो और पैरा पे। ठीक है, तो मैं कहूँगी देखो ये ऑक्सीजन है, इसने आंशिक डबल बॉन्ड बनाया और सब में दिख रहा है कि यहाँ प्लस घूम रहा है, और पूरी रिंग में माइनस घूम रहा है, एक बार तो यहाँ घूमा तो मैं इसको 1/3 कर देती हूँ, क्योंकि 3 जगह घूम रहा है ना, तो 1 के हिस्से में तो 1/3 आएगा, घूम तो पूरी रिंग में रहा है लेकिन उसमें स्पेसिफिक पोजीशन ऑर्थो पैरा ऑर्थो। अब हम कहना क्या चाह रहे हैं कि जो भी समूह प्लस एम प्रभाव दर्शाएगा, है ना, तो बच्चे जो भी समूह प्लस एम इफेक्ट दर्शाएगा वो बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाएगा, क्योंकि देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि देखो इलेक्ट्रॉन बेंजीन में माइनस घूम रहा है ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे, तो हम कहेंगे हाँ, तो प्लस एम प्रभाव दर्शाने वाले समूह, प्लस एम प्रभाव दर्शाने वाले समूह, तो पहले तो ये बताओ भाई कौन कौन से हैं, कौन कौन से समूह हैं जो प्लस एम इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो जहां पे भी लोन पेयर हो तो देखो NH2 हो सकता है, NHR हो सकता है ना, NR2 हो सकता है, हेलोजन भी प्लस एम इफेक्ट दिखाता है, भले इलेक्ट्रॉन खींचता है
पर दिखाता प्लस एम प्रभाव है ना। OH है ही सही, OR है ही सही, जहाँ पे भी लोन पेयर डायरेक्ट है तो फिर बेंजीन से आप खींच नहीं सकते, आपको बेंजीन को हेल्प करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जितने भी प्लस एम इफेक्ट शोइंग ग्रुप है, ये इनका काम क्या है, तो हम कहेंगे ये बेंजीन वलय पर, ये बेंजीन वलय पर ऑर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाते हैं, है ना। इनका काम है ऑर्थो पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करना, बढ़ाना। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाते हैं मतलब सक्रियणकारी समूह है, समझे मेरी बात, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, सक्रियणकारी समूह है। इनका एक ही काम है बेंजीन वलय को इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण के लिए प्रेरित करना, ठीक है ना। तो ये ऑर्थो पैरा निर्देशी है, नहीं बात समझ में, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही को निर्देश देते हैं, भाई तो आक्रमण तो करना, कहाँ, ऑर्थो और पैरा पे निर्देश देते हैं कि ऑर्थो और पैरा पे अटैक करना। सक्रियणकारी समूह है मतलब क्रियाशीलता बढ़ाते हैं, तो इनका काम है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया को प्रेरित करना। तो जब भी बेंजीन में इनमें से कुछ भी जुड़ा होगा तो बेंजीन से ज्यादा क्रियाशील है, क्लियर। और इसका जस्ट उल्टा जो होता है ना बच्चे, वो -m प्रभाव दर्शाने वाला समूह होता है, क्लियर। तो -m प्रभाव दर्शाने वाले समूह उल्टा काम करेंगे, मतलब तो इन्होंने ऑर्थो पैरा स्थिति पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाया था, वो लोग ऑर्थो पैरा स्थिति पे इलेक्ट्रॉन घनत्व घटा देंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही को मना कर देंगे, भाई तू ऑर्थो और पैरा पे अटैक मत करना। तो तू ऑर्थो और पैरा पे अटैक नहीं करेगा तो करेगा कहाँ, तो वो मेटा पे अटैक करेगा, तो इन्हें मेटा निर्देशी समूह बोलते हैं, है ना। मेटा डायरेक्टिव ग्रुप GOC में पढ़ा रखा है बच्चों डिटेल में, ठीक है ना। यहाँ ऑर्थो पैरा का मैंने आइडिया दे दिया। मेटा निर्देशी समूह कौन से मेटा निर्देशित, देखो नाइट्रो ग्रुप, है ना, जहाँ पे भी लोन पेयर नहीं है, CHO, नाइट्रो में नाइट्रोजन पे लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर दान में जा चुका है नाइट्रोजन का ऑक्सीजन की तरफ, तो CHO हो गया, COOH हो गया, COOR हो गया, SO3H हो गया, ये सब के सब मेटा निर्देशी समूह हैं। इनका काम है बेंजीन वलय की सक्रियता को कम करना, इनको विसक्रियणकारी समूह कहते हैं, ठीक है। इनका काम है बेंजीन वलय की क्रियाशीलता को कम करना। इसका डिटेल बच्चों मैंने आपको उसमें पढ़ा रखा है, किसमें पढ़ा रखा है, आपकी GOC के अंदर, ठीक है। अब आपको दी है बेंजीन की एक कौन सी रिएक्शन दी है, हाँ, बेंजीन की दहन अभिक्रिया, तो वो छूट जाएगी। वैसे तो हमने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ रखी है बेंजीन की दहन अभिक्रिया। अब देखो बेंजीन की दहन अभिक्रिया मतलब बेंजीन को वायु की उपस्थिति में जलाओ, तो बेंजीन क्या, C6H6 प्लस क्या, O2, तो कार्बन जितने भी होंगे उसका CO2 तो कार्बन 6 है ना, तो CO2 6 और हाइड्रोजन 6 है, तो जल के अणु 3, है ना। ऑक्सीजन के 6 दूनी 12 और 3 15, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ 15 लिख दूंगी तो 15 2 30 हो जाएगा, तो डिवाइड बाय 2, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक NCERT ने आपको दिया है वो है कार्सिनोजेनिसिटी, कैंसर जन्यता, है ना, कैंसर जन्यता। तो भाई जो भी है ना आपके पास तंबाकू वाले प्रोडक्ट्स है या पेट्रोलियम के कंबशन से जो कुछ जल रहा है, जिनमें बेंजीन रिंग्स फ्यूज्ड है, वो शरीर में जाके DNA को डैमेज करते हैं और कैंसर उत्पन्न करते हैं, तो इनको कार्सिनोजेनिक कंपाउंड कहते हैं और कैंसर कॉजिंग है, कैंसर को उत्पन्न करने वाले, ठीक है। तो इसने आपको दिया है बेंजीन तथा बहुल केंद्री हाइड्रोकार्बन, मतलब बेंजीन तो है ही कार्सिनोजेनिक और बहुल केंद्री हाइड्रोकार्बन, मतलब एक से ज्यादा वलय होनी चाहिए, बहुल केंद्री हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जिनमें बेंजीन वलय जो है एक से ज्यादा बेंजीन वलय आपस में क्या है, जुड़ी है, ठीक है। तो जिनमें
दो या अधिक बेंजीन वलय जुड़ी है, ठीक है, 2 और मोर बेंजीन रिंग फ्यूज्ड, दो या अधिक बेंजीन वलय जुड़ी हो। क्लियर? ये कंपाउंड क्या है? तो भाई ये कैंसर को उत्पन्न करते हैं, कैंसर उत्पन्न करने वाले होते हैं, कार्सिनोजेनिक बोल दो शॉर्टकट, है ना। ये अगर हमने इनहेल कर दिया ना तो ये कैंसर जो है वो उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे? तो देखो आपको दिया है 1,2 बेंज एंथ्रासीन, तो मैंने आपको एंथ्रासीन तो सिखाया था ना। एंथ्रासीन क्या होता है? 3 बेंजीन वलय, तो हम कहेंगे हाँ 3 बेंजीन वलय, ठीक है। अब 1,2 बेंज एंथ्रासीन, ये 3 बेंजीन वलय हो गई, ये पोजीशन इसकी देखो, कनेक्शन पॉइंट 1 और ये 2, यहाँ एक और बेंजीन लगा दो, ये, तो इसका नाम क्या है? 1,2 बेंज एंथ्रासीन, ठीक है भाई, ये आपका कार्सिनोजेनिक है, ठीक है ना। अब 1,2 बेंज पायरीन, तो बेंजीन बना दो, 1,2 बेंज पायरीन, तो पायरीन में आपको दिया है कि आप 3 बेंजीन वलय बना दो और इसके ऊपर 2 बेंजीन वलय और बना दो, एक बेंजीन वलय यहां बना दी, एक बेंजीन वलय यहां बना दो, इसका नाम दिया आपको 1,2 बेंज पायरीन। अब आप देख सकते हैं कि इनमें बहुत सारी बेंजीन वलय जो है आपस में जुड़ी है, तो कम से कम 2 तो होनी चाहिए थी, 2 से ज़्यादा हो। तो भाई ये जो कंपाउंड्स है ना बच्चे, ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, इतनी बात क्लियर है, ये है ना। ये करेंगे क्या? तो ये बॉडी में जाएंगे, डीएनए को डैमेज कर देते हैं, डीएनए डैमेज करके, और तुम्हें पता ही है कैंसर में क्या होता है, सेल डिवीजन, है ना, अनकंट्रोल्ड हो जाता है, कोशिका विभाजन अनकंट्रोल हो जाता है, तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न करते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? तो यहाँ हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब हाइड्रोकार्बन कंप्लीट, बेंजीन कंप्लीट, आपको ये मिल चुका है किसमें? आपके अंदर पूरा आ चुका है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल करा दिया है। अब आपको डीपीपीस चाहिए, क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, पीवाईक्यूज चाहिए, नीट जेईई से रिलेटेड कंटेंट चाहिए, तो सारा कंटेंट हमने अवेलेबल कराया है ऐप के अंदर, तो आप वहाँ आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ से पढ़ रहे हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं, दोनों चीज़ें सेम ही है ना। तो टेस्ट सीरीज़ फ्री है ऐप के अंदर, आप टेस्ट दे सकते हैं। लगातार आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, 2026 का पेपर आने वाला है, नीट का, जेईई का, उसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो मेरा नाम शैली मैम, चैनल करियर प्लानेट, यहाँ पढ़ रहे हैं तो शेयर करेंगे फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, ऐप से पढ़ रहे हैं तो और दोस्तों को रिकमेंड करेंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, चलते हैं, टेक केयर एंड बाय बाय।